जी 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 सर, ये आपके इस प्रयास से मैं काफी खुश हुआ हूँ। अभी पिछली बार ही जुड़ा हूँ मैं वैसे, जी जी। और ये आपका अच्छा प्रयास है। इससे आखिर लोगों में काफी जागरूकता बढ़ेगी। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं सर मैं अपने? वैसे बिजनेसमैन हूँ। और आरटीआई बाकी क्या है, आरटीआई के विषय जी में सर, आपकी रुचि कैसे आई? आरटीआई में हमारे क्या, यहाँ सांवरिया जी का बहुत बड़ा मंदिर है सर, राजस्थान में चित्तौड़ जिले में। हेलो। जी हाँ, हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई तो दे रही है। सही। हाँ सर। इस हेलो। मंदिर का ट्रस्ट सरकार द्वारा नियंत्रित है। हाँ, यहाँ सरकार द्वारा नियंत्रित है, बोर्ड बना हुआ है सर, पर घपले का भी होते हैं सर। करोड़ों रुपए भंडार में आते हैं चढ़ावे में। हमने काफी प्रयास किए यहाँ रोकने के लिए, पर क्या है सर, राज्य सूचना आयोग तक हमारे वापस जाके सारे आवेदन वार उनके द्वारा रद्द कर दिए जाते हैं। सौर्य मंदिर ट्रस्ट तो पूरा आता है आरटीआई के तहत। हाँ, हमने आपके आता है निम्बाहेड़ा सर, में आता है कार्यक्रम सर, भी पर किया था। सूचना नहीं मिल पाती सर पूरी। लोग कहते हैं कि आयोग तक मंदिरों जाते जाते भी तक गए। लोग कहते हैं कि मंदिरों में पैसे जो है पुजारी खा जाते हैं। अब मैं भी किसी एक मंदिर का पुजारी हूँ, तो हमारे बारे में भी लोग ऐसा बोल सकते हैं। सर हमारे यहाँ पुजारी नहीं सर, हमारे नहीं नहीं पुजारी का कोई रोल नहीं है सर नहीं यहाँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये ज्यादातर मंदिर सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है एक्ट पास करके। उस पर कोई लगाम नहीं है, और सरकार में कितना भ्रष्टाचार है ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हम अपने हाँ अपने से हाँ हाँ हाँ, वो तो हमें तो लगता सरकार के स्तर से। हमें तो लगता अब है कि कहीं मंदिर में कहीं गड़बड़ी नहीं है, या उनके पुजारियों में, या जो भी है, गड़बड़ी पूरे सरकारी और इनके सिस्टम में है। जो ये इनके जो हाँ, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और जो कंट्रोल करते देखिए वो हैं। ट्रस्ट ऐसा होता है शिवानंद जी, ट्रस्ट है सर। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि जो खासतौर से बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट, जैसे आपके एक रीवा में ही वो पैलेस, कौन सा ट्रस्ट है आपका, रामबाग, रीवा पैलेस, लक्ष्मण 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 बाग। लक्ष्मण बाग, लक्ष्मण बाग सर, अब लक्ष्मण देखिए, बाग। अब उसमें क्या होता है, क्या है कि उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उसमें वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, जमीन बेचते भी हैं, कई उनके कई तरह के कारोबार चलते हैं। और वो सब मतलब क्यों बेचा जा रहा है ये सब, इसमें इसलिए ट्रांसपेरेंसी रखना जरूरी, क्योंकि उसके जो कर्ता धर्ता होते हैं वो स्थानीय कलेक्टर होते हैं, और पूरा उनके हिसाब से होता है खरीदने बेचने। सर वो राम मंदिर ट्रस्ट है अयोध्या वाले मामले में, वहां पे भी तो हुआ सर। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, गौतम जी बताइए, गौतम जी। मैं वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया का पिछले 32 साल से अध्यक्ष हूँ। मैंने MPIDC इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में पिछले 6 महीने में लगभग 30 RTI लगाई है, और हर एक में अब ये स्थिति हो गई है कि उनको ये डर लगने लगा कि हम फंस जाएंगे, तो वो हर RTI को रिजेक्ट कर रहे हैं और मेरे को फर्स्ट अपील लगानी हो रही है। अब फर्स्ट अपील लगी हुई है, और वो मुझे डेट पे डेट दे रहे हैं। मैं बार बार उनको लिख करके भेज रहा हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में ऑन मेरिट्स इसको डिसाइड करिए। मुझे मालूम है कि मेरे फेवर में वो डिसाइड नहीं होना है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि वो डिसाइड करे, तो मैं उसके बाद आयोग में जाऊं। नहीं, आपको डिसाइड करने के लिए, अगर वो डिसाइड नहीं करते हैं तो भी तो आप आयोग में जा सकते हैं। अच्छा, आप उसका जब जैसे उसकी मियाद 45 दिन 45 दिन का है। मैंने कल ही उनको फिर लिखा है कि भाई 45 दिन की मियाद हो गई है, तो आप या तो डिसाइड करिए या नहीं, आप सुनिए, 45 दिन की मियाद पूरी हो गई, अब आप उसमें चले जाइए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। ठीक है, थैंक यू सर। नहीं तो फिर आप टाइम बाउंड हो जाएगा, फिर वो 90 दिन का समय रहता है। हाँ, वो वही चाह रहे होंगे, तो इसीलिए आप उसमें चले जाइए। और राहुल सर जी, मेरा एक सवाल है। मैं विवेक पांडे हूँ, रीवा मध्य प्रदेश से। जी सर, मेरा सर एक राहुल सर से सवाल है। सर मैंने एक RTI फाइल किया था हेल्थ डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश को, लाइफ और लिबर्टी एक्ट के तहत, जिससे मैंने उनसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन टैंक की कुछ जानकारियां मांगी थी। तो करीब 1 महीना हो चुका है। मैंने 5/5/2021 को पहली RTI फाइल करी थी,
30 दिन के बाद मैंने प्रथम अपील फाइल किया, और जैसा कि आपने कुछ दिनों पहले बताया था कि लाइफ और लिबर्टी एक्ट में 48 आवर्स में भी रिप्लाई करना होता है फर्स्ट अपील का, तो अब फर्स्ट अपील की डाक मेरी 10 जून को पहुंच गई थी। आज उसको 10 दिन और हो चुका है, तो क्या मैं अब सेकंड अपील करूं कि मैं वेट करूं भी 30 डेज होने का? आपने फर्स्ट अपील कर दी थी? सर ये फर्स्ट अपील मैंने कर दी देखिए, थी। एक चीज इसमें थोड़ी सी एक बहुत इसको देखिए, एक दो चीजें हैं। ये किस चीज को लेकर के था? वेंटिलेटर को लेकर के था, जब आपने किया था 5 ये मई में किया था आपने? जी सर, 5 मई 2021 को मैंने फर्स्ट आरटीआई फाइल किया था। अच्छा, 5 जून में किया है? सर 5 मई को पहली आरटीआई फाइल किया था, उसके बाद मैंने फिर विवेक जून पांडे के जी, महीने में प्रथम अपील किया। उस समय आपको मालूम होगा कि रीवा के हॉस्पिटल्स, ये आपने वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज में लगाया होगा ये? नहीं सर, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैंने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज भोपाल में लगाया था पिछले फर्स्ट वेव के बाद सेकंड। जी सर। अच्छा, ओके। तो फर्स्ट ऐसे ही मैंने एक आरटीआई दिल्ली में भी लगाई थी, जहाँ पे मैंने सूचना ये निकाली थी, हो बाद सकता है में कि लॉकडाउन की दिल्ली वजह हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया था। इसमें दो चीजें हैं विवेक पांडे जी। एक तो क्या हुआ है कि मैं कई तो ये चीज भी देख रहा हूँ, जब लाइफ एंड लिबर्टी का मैटर आता है ना, तो उसको लेकर के एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये मतलब इन एक आदमी का संवैधानिक अधिकार की हम बात कर रहे हैं, है ना? जहाँ मैटर लाइफ का सवाल बन जाता है कि भाई ये हमारी मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, है ना? लिबर्टी का मैटर है, ये सब चीजें हैं, या कुछ मेरे खिलाफ कुछ एक्शन हो सकता है। तो उसमें क्या होता है कि पर्सनल ग्राउंड एक होना बहुत जरूरी होता है जब आप उसको वैसे करते हैं। तो एक तो मैंने कई जगह देखा, कई इन्फॉर्मेशन कमीशन में इस तरह के आदेश भी आते रहते हैं कि भाई इसमें अगर आप जेनरिक पूरा मांग लेते हैं कि 10,000 लोगों का ये बताइए मुझे कि वो क्या है, या तो आप मतलब मैंने बहुत बड़े लेवल पर उस तरह से व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर अगर मुझे लगता है कि अगर आपका इंडिविजुअल केस होता है तो वो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन चूंकि आपने उसको कर दिया है तो अब आपने फर्स्ट अपील का भी जवाब नहीं मिला है आपको, तो आप उसके बाद आप उसमें सूचना आयोग में आप दायर कर सकते हैं। और उस समय क्या था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और आपको मालूम है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की स्थिति कितनी खराब थी। मतलब मैंने वहां से उस समय तो हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये, हम लोग तो ये चाह रहे थे कि भाई आप धारा 4 के तहत कुछ जो आप दे सकते हो इंडिविजुअल सो मोटो आप देते जाइए। लेकिन जब ऐसी स्थिति में जहाँ इमरजेंसी लगी हो, मेडिकल इमरजेंसी लगी हो, बेड के लिए मारामारी हो रही हो, वैसी स्थिति में आई डोंट एक्सपेक्ट कि लोग जो हैं उस समय इंफॉर्मेशन को आरटीआई आवेदन के तहत फर्निश कर रहे हैं। ये उल्टा मैं कहूँगा कि उस समय ये करना चाहिए, थोड़ा सा सेंसिटिव अप्रोच रखना चाहिए गवर्नमेंट को, प्रशासन को, कि वो सेक्शन 4 के तहत जो भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो हाथ से लिखी हुई इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म में जैसी भी हो, उसको वैसे ही, उसको अगर आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, आप फोटो खींच करके उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिलती रहे। और ये बहुत आपका मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि कितना क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ पर कितने दिए गए हैं, वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और ये हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज फिर वही होता है, फिर आप अभी आपके पास आ गए, जब जरूरत पड़ती है तो उस समय कोई सामान मिलता ही नहीं है। जैसे रीवा के वहाँ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ था, जब जरूरत पड़ी तो मालूम पड़ा कि वो कबाड़ बन चुका है, काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था वो। तो इसीलिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि किस तरह से क्या व्यवस्था सर यही सूचना मैंने दिल्ली सरकार से भी मांगी थी, पर उसका मुझे जवाब बहुत जल्दी मिल गया था, और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया था इसी आरटीआई पर कि 8-10 महीने में उन्होंने कोई वेंटिलेटर ऑक्सीजन टैंक्स नहीं खरीदे थे। तो मैं ये सुनिश्चित करना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार अब थर्ड वेव के लिए कितना जागरूक हो चुकी है, क्योंकि हमें पता है कि दोबारा से थर्ड वेव आने वाली है। कल एम्स के डॉक्टर ने भी इसका सुनिश्चित कर दिया कि इसको रोका नहीं जा सकता है। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आने वाले टाइम पर, क्योंकि वो थर्ड वेव बच्चों को इफेक्ट करेगी, तो सरकार कितना अपनी तैयारी कर रही है और कितने टैंक्स और वेंटिलेटर्स खरीद रही है, वो मैं इसको जानना चाह रहा था। नहीं, सही है, आपका जेन्युइन अप्रोच है, उसको मना नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको अब सेकंड अपील इसमें दायर करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। मेरा आपसे सवाल है सर, काफी समय से पूछ रहा हूँ सर मैं। हेलो सर, जो था ये लाइफ एंड लिबर्टी में। हाँ, अंकित बंटवाड़ जी, आप बताएं।
सर मेरा राहुल सर से एक सवाल था सर। जैसे हम धारा 2J थर्ड के तहत हम किसी चीज का सड़क का, जैसे सड़क या किसी चीज का प्रमाणित नमूना लेते हैं सर, और विभाग हमें कुछ रुपए की मांग करता है कि भाई आप इतने रुपए जमा करवाए तब आप किसी चीज का प्रमाणित नमूना ले सकते हैं। उसका समय 7-6 के तहत 30 दिन का समय रहता है सर। और विभाग अगर प्रथम अपील के बावजूद भी अगर हमें वो नहीं देता है, जैसे फिर से प्रमाणित नमूने के लिए लोक सूचना अधिकारी आदेश नहीं करता है, तो क्या सर आयोग जिन जिन सड़कों का मैंने प्रमाणित नमूना लेना चाहूंगा सर, क्या आयोग उसको उसमें फ्री कराएगा ना सर उसके बाद, मतलब द्वितीय अपील के बाद? बिल्कुल। इसमें सीधे अगर देखें धारा 7 में तो ये स्पष्ट है कि अगर 30 दिन की समय सीमा समाप्त हो जाती है और उसमें आपके अपील करने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी ने ना सूचना दी, ना आपको शुल्क की जानकारी दी कि कितना पैसा इसमें फीस बनती है जो उनको देनी चाहिए थी, तो मुझे लगता है कि अब आप आराम से इसमें अंकित जी आप सूचना आयोग जाएं और सूचना आयोग में निःशुल्क इसकी मांग करें सैम्पलिंग की, क्योंकि ये तो उनकी गलती है ना अगर वो उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि आप तो देने को तैयार थे। अगर आपको 30 दिन के अंदर वो सैम्पलिंग के लिए बता देते हैं कि इतना शुल्क है और साथ में ये जो भी इंफॉर्मेशन अगर जो कॉपी अगर मांगते आप उसका, तो उसका टोटल कॉस्ट बता सकते थे। सर जैसे इसका सर इसमें कुछ समय सीमित नहीं है सर, मतलब सीमित तो नहीं सर, हम कितना भी अगर परमानेंट नमूना किसी भी चीज का ले सकते हैं अगर हम शुल्क देने के लिए तैयार है। परमानेंट नमूना मतलब कितनी भी सड़कों का नमूना ले सकते हैं सर, जहां लग रहा हमें कि इस सड़क का क्वांटिटी घटिया है, तो अगर मैं वो तो एक इसमें आप एक इसके नमूने के लिए तो आप एक मांगोगे ना जी, मतलब आपने एक आरटीआई दायर की होगी ना सर। मैंने उसमें दो सड़कों का लिखा सर कि इन सड़कों का मैं प्रमाणित नमूना लेने चाहता हूँ और मेरी उपस्थिति में विभाग प्रमाणित नमूना लेंगे और मेरे सामने सीलबंद करेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मुझे 30 दिन में कुछ कोई ना शुल्क की मांग की, प्रथम अपील भी लगाई, उसमें भी प्रथम अपील का कोई निर्णय नहीं आया सर। तो मैंने द्वितीय अपील लगा रखी सर उसमें, तो आयोग इस पे वो करेगा ना सर? हाँ बिल्कुल, आपके 2 नमूने हैं तो आपको 2 देंगे। अरे उसी आप उसको वैसे देखिए ना, अगर आपकी दोनों आरटीआई उसी मतलब एक ही आरटीआई पर 2 सड़कों के नमूने मांगे हैं, अगर पीआईओ ने 30 दिन के अंदर आपको बता दिया होता है कि भाई आपको 2500 रुपए देने हैं आपको दोनों सड़कों के नमूने के, तो आपको देना पड़ता। तो लॉजिकली तो आपको मतलब सूचना आयोग को भी आपको दोनों नमूने फ्री देने चाहिए। सर मैं उसमें कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो हाँ वीरेंद्र कुमार जी बताइए, बोलिए। जो अभी राहुल सिंह साहब ने कहा मैं उसी को विधिक भाषा में कह देता हूँ कि देखो, फर्स्ट अपील के लिए टाइम होता है 30 दिन, सेकंड अपील के लिए टाइम होता है 45 दिन। नॉर्मली जब भी मामला फर्स्ट अपील या सेकंड अपील में जाता है तो धारा 7(6) में ये लिखा है कि सूचना यदि 30 दिन के बाद दी जाए तो वो निःशुल्क दी जाती है। तो धारा 7 की उपधारा 6 के मुताबिक यदि कोई सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं की गई है 7 दिन में, तो जनरली अपीलीय अधिकारी और सूचना आयोग सूचना निःशुल्क देने का ही ऑर्डर करते हैं, अनलेस है और वो यदि अत्यधिक है तो फिर ऐसे में जनरली ऑर्डर ये किया जाता है कि सशुल्क सूचना दी जाएगी और पहले वो शुल्क पे करते बाद में उसको सूचना दी जाए। अदरवाइज जनरली जितने भी ऑर्डर होते हैं अपीलीय अधिकारी या सूचना आयोग के, क्योंकि वो 30 दिन के बाद ही मामला आता है, तो ऐसे में यदि उसने 30 दिन तक कोई भी 7 दिन में डिमांड नहीं की पीआई ने, तो उसके बाद कोई भी ऑप्शन उसके पास पैसे चार्ज करना नहीं है। और जहाँ तक ख्याल है, एग्जैक्टली केस मुझे पता नहीं है, लेकिन आरटीआई में 1.5 लाख रुपए 1.5 पेजेस फ्री में देने का भी ऑर्डर इंडिया में हो चुका है, होता है। गांधी साहब को मालूम हो, मुझे एग्जैक्टली वो केस पता नहीं है, लेकिन ऐसा पढ़ा है मैंने कहीं पे कि 1.5 लाख पेजेस भी फ्री में ऑर्डर हुआ है। दूसरी बात यह है कि 30 दिन बाद यदि कोई 7 लेटर लिख लेता है तो केवल लेटर लिख लेने से जुर्माना हो जाता है, अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं की जा सकती क्योंकि वो 7 के उल्लंघन में है। यदि उसको कोई भी मांग करनी है तो वो 7(3) में अतिरिक्त शुल्क की मांग 30 दिन के पश्चात संभव नहीं है। यदि कोई पीआईओ पैसे मांग लेता है तो केवल लिखने की वजह से जुर्माना किया जाता है, ये उसके विधिक प्रावधान है। थैंक यू। धन्यवाद वीरेंद्र।
ये जो हेलो। हैंड, हाँ सुनील खंडवाल जी, चलिए। हाँ सुनील जी सर, खंडेलवाल जी। मेरा प्रश्न गांधी सर से है कि विदेशी दूतावास जो भारत में कार्यरत हैं, क्या वे आरटीआई के दायरे में आते हैं? और हमारे जो दूतावास विदेशों में हैं, उनके ऊपर अगर हमें आरटीआई लगानी है तो हम कहां पर लगा सकते हैं? विदेशी दूतावास जो भारत में है वो तो आते नहीं है, क्योंकि वो भारत देश के कुछ उससे लेना देना नहीं जैसे है। सर भारत में अगर वो कार्यरत है तो भारत देश का तो कानून लागू, उससे वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनते हैं भाई साहब। अच्छा ठीक है सर, अंबानी की कंपनी भारत में कार्यरत है मगर वो भी पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनती है। अच्छा ठीक है, आप भी भारत में है, मैं भी भारत में हूँ, मगर हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं बनते हैं। अच्छा ठीक है सर। और दूसरी बात रही जो अपने कमीशंस हैं फॉरेन के, उनको आप आरटीआई लगा सकते हैं। दो तरह से हो सकता है, या तो उनको डायरेक्ट आप आरटीआई लगाइए जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को आप लगाइए जी, वो वहां पे ट्रांसफर कर देगा। जी सर, थैंक यू जी। हैंड रेज किया हुआ है हमारे कुछ साथियों ने। राज तिवारी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोलिए, बताइए चैन घोष। हाँ चैन घोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी सर मेरा एक सवाल था, नमस्कार सबको। सर मेरा एक सवाल ये था